अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। बलूचिस्तान की सूरत हाल आप सबके सामने है। दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। कल-ए-दम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमला किया। ऑपरेशन शाबान इस वक्त जारी है और बड़ी ही एक पेचीदा मरहले में हम हैं, जब एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ भारत जैसा शरपसंद मुल्क मौजूद है। हरकारे बने हुए हैं अफगानिस्तान में बैठे लोग जो इस वक्त हुकूमत संभाल के बैठे हैं। वहाँ पर दहशतगर्दी सर उठा रही है, वहाँ पर जत्थों पर जत्थे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठी हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहे, बल्कि रेंगे कि क्यों, वो सब उसका हिस्सा हैं। बारहा इन्हें बावर करवाया, बारहा कोशिश की कि अफ़गानिस्तान और उसके मसाइल पर तवज्जो दें, वहाँ पर एजुकेशन पर तवज्जो दें, वहाँ के लोगों की हालत ज़ार बेहतर करें, वहाँ पर ख़वातीन को उनके हुकूक दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि ख़वातीन को सरेआम कोड़े मारना, ये पता नहीं कहाँ और किस मज़हब में उनको कहते हैं, तो इसलिए उनका किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका ताल्लुक़ सिर्फ शायद पैसों से है, या फिर उनके उस माइंड सेट से है जो समझता है कि इस पूरे खित्ते को एक आग में झोंके रखना है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और फिर दहशतगर्दों की जो मजमूई तादाद है हलाक होने वालों की, वो 83 हो चुकी है, सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं। और फिर आज ही के दिन में जो शाबान ऑपरेशन जारी है, उसमें मज़ीद 4 दहशतगर्द मारे गए हैं, जहन्नुम हासिल हुए हैं। कराची रेंजर्स कैंप पर जो हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड पूरे सहूलतकार नेटवर्क समेत पकड़ा गया। आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी और उस पर हम बड़ी डिटेल आज बात करेंगे। गुलिस्तान जौहर वाला मामला है ये। इस वक्त दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है जो पाकिस्तान में क्यों पैचेस में सर उठा रही है। क्या वजह है कि कुछ पैचेस में ये सर उठा रही है। नेशनल एक्शन प्लान अगर काश उस पर मिनोन अमल हो जाता तो क्या चीज़ें बेहतर होती। ये जो सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन है, इसका फुकदान क्यों है। क्या सियासी लोगों को ये अदराक नहीं है कि सारी चीज़ों को बालाए ताक रख के ये नेशनल कॉज है, इसके लिए इकट्ठे हो जाएं। यहाँ पर चंद एक सूबे हैं जो अपने तय कोशिश कर रहे हैं। केपी की सूरत हाल आपके सामने है, वहाँ पर हुकूमती रेट मौजूद ही नहीं है। समझ में नहीं आता है कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या चाहती है। पुलिसिंग सिस्टम वहाँ का एक अलग परेशानी का शिकार है। पूरी पुलिस फोर्स इस बात पे बज़िद थी कि किसी भी तरह से बख्तरबंद गाड़ियाँ ली जाएं, बुलेट प्रूफ कार्स या बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हों। इन सारी चीज़ों से वो दूर रहे और एक वुलनरेबल सिचुएशन में पुलिस को डाल दिया। दहशतगर्दी वहाँ पर सबसे स्लो प्रोसेस में है। जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, जो सहूलतकार पकड़े जाते हैं, उनके केसेस अदालतों में देर से पहुँचते हैं, ये काम गवर्नमेंट का है। और फिर हम ज़रा बाकी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली सीनियर रिफाई तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर रज़ा साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, तजियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। ब्रिगेडियर साहब, सिचुएशन आपके सामने है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, शहरियों पर हमले, ये जो लोग वहाँ के शहरियों को झूठी कहानियाँ सुनाते थे, BLA भारतीय फंडेड और दीगर BYC, कि हम आपके साथ हैं, आपके हुकूक पे हैं, तो अपने ही लोगों को कत्ल कर रहे हैं। मजदूर वहाँ से पंजाब का चला जाता है तो वो भी उसकी लाश वापस आती है। जी अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सिचुएशन जिस तरह आपने बताई वो बहुत ख़तरनाक और बड़ी बर्निंग सिचुएशन है। या ये कहें कि बलूचिस्तान एक तरह से फिर ब्लड बाथ के अंदर आ गया है। और उस ब्लड बाथ का एक मुशायरा आपने देखा कि ज़ियारत के अंदर पोस्ट पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया और उसमें कुछ पुलिस अहलकारों ने वहाँ अपनी जान का नजराना पेश किया। और हालांकि वो लड़ते रहे बड़ी बहादुरी से, लेकिन फिर वो 21 पुलिस वालों को 20 को अगवा करके भी ले गए, तो उनकी लाशें भी रिकवर करनी पड़ी। ये बहुत ही नहायत तकलीफ दे, जबान से कहना के लिए भी बहुत तकलीफ दे मसला। अब मसला उसमें देखिए ये कि हो ये रहा है कि वो जो आप कहते हैं कि जो मजबूर कर बलूचिस्तान के अंदर जो ग्रीवेंसेज हैं वो अपनी जगह पे हैं, मौजूद हैं, लेकिन ये बलूची जो बलूची को मार रहा है, ये क्या ग्रीवेंसेज का नतीजा है या दहशतगर्दी का नतीजा। अब उसमें हमने बारहा इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई है, पूरी दुनिया ने तवज्जो दिलाई है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट उठा के पढ़े, अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट, अभी रिसेंटली 2 दिन एक हफ्ते पहले उनका बयान आया कि भारत जो है पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है। UN की रिपोर्ट जो है वो पिछले से पिछले हफ्ते एक रेजोल्यूशन पास हुई थी जिसमें तमाम ममालिक ने सिक्योरिटी काउंसिल में किसी ने उसको अपोज नहीं किया और ये कहा गया कि भारत के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो फितना जो TTP, दाइश और इनके जितने ETIM, UMFP जिनके अपना जो दहशतगर्द मौजूद हैं, उन वो तमाम के तमाम जो है उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है। अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ना, और ये कहा गया बहुत जगह पे उसको
भारत की बड़ी, तो भारत बहुत वैसे तरीके से पैसा फेंक रहा है। इसराइल उनको ऑपरेट सामान दे रहा है, भारत पैसे फेंक रहा है। इससे पहले अमेरिकन भी एक जानबूझ के 10 बिलियन का 10 बिलियन का छोड़ के चले गए। अब ये तमाम चीजें जब एक जगह पे जमा हुई है तो वो तो एंटी पाकिस्तान फोर्सेज हैं, उन्होंने ये करना है और वो यही करेंगे कि भारत अपनी पॉलिसी बहुत अर्सा पहले वाजिया कर चुका है। उसमें दो चीजें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से बताई थी। एक, उन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन बताई थी 2.5 वॉर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब था कि पाकिस्तान को बॉर्डर पे भी एंगेज रखो, दहशतगर्दी में भी एंगेज रखो, और हाफ का मतलब यह था कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बर्डन करो। साफ जाहिर है जब आपका असला खर्च होता है, जब आपके हथियार यूज होते हैं, आपकी विजिलेंस चलती है, तो फटीक भी होती है और खर्चा भी होता है। दूसरा, उसने अजीत कुमार डैविल ने बड़ी क्लैरिटी से कह दिया था कि जो पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स लड़ रहे हैं ये रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं, ये मर्सनरीज हैं, उनको पैसा देंगे और लड़ाएंगे। और उसका एक शाखसाना आप देख रहे हैं कि इंडिया जिस मैसिव तरीके से पैसा फेंक रहा है और जिस तरह वो बलूचिस्तान में लोगों को खरीद रहा है, उसकी एक मिसाल आपके सामने मौजूद है। बशीर देव हो गया, अरबियार मरी हो गया, जावेद नंगल हो गया, वो सारे के सारे जो अफगानी, अब ये चीजें तो दे आर राइटिंग ऑन द वॉल। हमें इन चीजों को अंडरलाइन करके, इन चीजों को बेस बना के हम ये तो कहते रहेंगे अपनी फ्यूचर की स्टडी डिवाइस करनी। लेकिन जब आपके मुल्क के अंदर ही फजलुर रहमान जैसे लोग ये ध्यान दे दें कि भाई तुम शहीद होते हो तो तुम कौन सा एहसान करते हो, तुमने तो पेटी पहनी ही और तुम हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, हमारे पैसे से तुम्हें तनख्वाह दी जाती है, और वो कहे जी पाकिस्तान इंटग्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे फजलुर रहमान जैसे इंसान से सवाल ये पैदा होता है कि तुम या तुम्हारी फैमिली कितना टैक्स देती है इस मुल्क। तुम तो खाते हो इस मुल्क का पैसा। कश्मीर कमेटी का पैसा 462 बिलियन रुपीस इस शख्स ने खा के उड़ा दिया, जो जनाब इजाजुल हक साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये शख्स बाहर जाता है कश्मीर कमेटी के वो मुकदमे और आके डिटेल भी नहीं बताता कि क्या किया। बुलेट प्रूफ गाड़ी, फ्री लंचेज, फ्री अकाउंट, ये तो जो अपना टुकड़ों पे पलते हैं पाकिस्तान के, कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं। इनमें से कितने टैक्स देते हैं आप मुझे बताएं। तो जब इस किस्म की आवाजें इस किस्म के लोगों से उठेंगी जिनके पास जब पावर नहीं होती तो वो रियासत के मुखालिफ होते हैं, जब इनको टुकड़े डाल दिए जाते हैं तो ये रियासत की फेवर में आ जाते हैं। ये कोई बयान देने वाला है? उसमें कल जो बलूचिस्तान में जो लोग शहीद हुए हैं, जो पुलिस वाले शहीद हुए, वो फौजी नहीं थे, वो सिविलियंस थे। उन्होंने इसके कौन से टैक्स के पैसे खाए थे? फजलुर रहमान के या इसके भाई के या जीआई के लोग, बाकी इन्होंने मदरसों के टैक्सेस दिए, इन्होंने इनको मदरसों में कितनी डोनेशन आती है आप सुनेंगे तो हैरान, कहाँ जाता है वो पैसा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इस किस्म के लोगों को पैदा करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान को और नुकसान कर पहुंचाने के लिए और कोई चीज तो चाहिए नहीं है। आपकी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, जैसे पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, एफसी भी है, फौज भी है, वो पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं। इसके डीआई खान में जो वाकयात होते हैं दहशतगर्दी के, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि डीआई खान में जो वारदात होती है उनमें ये भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये तो रोकते नहीं है किसी चीज को, अपने होम टाउन में भी नहीं रोकते। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हमें जो पॉलिसी बनानी है वो इस चीज को ध्यान में रख के बनानी है कि इसके अंदर अफगानिस्तान, अगर इंडिया इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व है, तो हमें डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स किस तरह लेने हैं। सही बात है। अच्छा, इसके सर इस पे मैं अलग एक पूरी अभी इसी प्रोग्राम में आगे हम डिटेल बात भी करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सरबराह तहरीक जवान पाकिस्तान भी हैं, बड़े सीनियर तजियाकार भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अनवर रज़ा साहब, यही बात ज़रा पहले आपसे जो अभी ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे, दहशतगर्दी सर उठा रही है, ताने बाने, अब तो क्लियर है हर चीज़। दहशतगर्द का भी आपने इंटरव्यू सुन लिया, इन लोगों के भी सुन लिए जो सहूलतकार हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। किस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी खुलेआम भेज रहा है, करवा रहा है, ये कोई अलग बात ही नहीं है। हमें कब से समझ में आ रही थी ये बात, अब तो खुल के सामने आ गए भारत। और ये अरसलान, बहुत शुक्रिया। ये अब से खुल के सामने नहीं आया, ये बहुत अरसे से, बहुत पहले से खुल के सामने आया हुआ है। लेकिन अब जबकि दुनिया को एक्सपोर्ट की जा रही है रियासती दहशतगर्दी इंडिया की तरफ से, तो अब दुनिया हमारा जो मौक़िफ़ था, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, अब उसको बाय कर रही है। मैं बात करूंगा अमेरिका में जो 24 दहशतगर्द अभी भारतीय जो गिरफ्तार किए गए हैं। आपको पता है कि भारतीय जेल के अंदर बैठकर वो लोग पूरी दुनिया में ऑपरेट किया करते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और यूरोप के कई हाँ ममालिक जी, में अब तो दहशतगर्दी के भारत जो के वाक़यात लोगों हैं। को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है दुनिया भर में। जी डेफिनेटली, उनके 3 ऐसे दहशतगर्द गिरोह हैं जो देखे ना आप, यूएसए में जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है, जो उनका
लॉ डिपार्टमेंट है, उन्होंने बड़ी इन्वेस्टिगेशन एफबीआई ने करने के बाद इन 3 गिरोहों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया और उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ एविडेंस मौजूद हैं, इनके खिलाफ मनशियात के, स्मगलिंग के, इनके खिलाफ संगीन जराइम हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है। एक बात तो ये हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से यही था और उसको बाय दुनिया ने अब करना जब शुरू किया जब ये रियासती दहशतगर्दी भारत की दुनिया भर में फैली। एक बात तो ये है। दूसरी बात हमें ये समझने की ज़रूरत है, हम बलूचिस्तान में की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, मुल्क में जो मसाइल हैं हमें उनकी तरफ भी देखना होगा। हमें जो बलूचिस्तान के इश्यूज़ हैं, जो उनकी वजूहात हैं, मल्टीपल वजूहात हैं, हमें उनका इदराक करना होगा, रियासत को भी और हुकूमत को भी। लेट्स सपोज़ आप देखिए मैं भी बलूचिस्तान गया, सर्व किया, वहाँ पे मैं रहा भी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में भी। हमें तो इन जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमारे पास मौजूद थी। अब आप देखिए वहाँ पे सबसे पहला इशू क्या है, जो हुकूमती बद इंतज़ामी है। फिर आप जो वहाँ पर एल्डर्स सरदार हैं, जिनको वफाक और सूबे पैसे देते हैं, वो पैसा आम आदमी पर नहीं लगता, वो खुर्द-बुर्द कर ली जाती है। फिर ऐसे वहाँ पर बलोच जो गद्दार मैं उन्हें कहूँगा कि जो पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात करते हैं, वो मौजूद हैं। फिर आम आदमी वहाँ पर मौजूद है जो हुकूमत से भी डरता है और उन दहशतगर्दों से भी डरता है जो उनके घरों के अंदर मौजूद हैं, जो पहाड़ों से उतरते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने गवर्नमेंट का साथ दिया तो अ, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और डेफिनेटली वो करते भी हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर वहाँ पर हुकूमत, रियासत और जो लोगों के दरमियान एक हम आहंगी होनी चाहिए जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने करनी है, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। फिर सबसे बड़ा एलिमेंट भारत अफगानिस्तान के ज़रिए दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में करवा रहा है, वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। हमें अब मार्के हक के बाद ये समझना होगा हुकूमत को कि हमें जो सिफारती अल्लाह ताला ने बर्तरी दी है, हमें उसे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। वो कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने उसे इकोनॉमिकली अवेल करना है पाकिस्तान के लिए। आप में इतनी करेज होनी चाहिए, आप इतना लोगों के लिए, दुनिया के लिए सर्व कर रहे हैं, तो आप अपने कर्ज़े माफ़ करवा सकते हैं। आप $100 बिलियन जो है, उसमें से 50% भी अगर आप अपने कर्ज़े माफ़ करवा लें, तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। दूसरा, अब जबकि बिल्कुल दुनिया को भी वाज़ेह हो गया है कि भारत के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, भारत पूरी दुनिया में रियासती दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता है, उस पर पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन वहाँ पर पूरी दुनिया में अमला है, उनको काम करने की ज़रूरत है। फिर सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात अरसलान, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो इसमें बड़ा बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। आप देखिए कि मकबूजा कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर के इशू को, उसके कॉज़ को दुनिया भर में कश्मीरियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने ज़िंदा रखा है। आप हुकूमत को ये चाहिए कि भारत और अफ़गानिस्तान की जो दहशतगर्दी है, जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ज़रिए, अपने फ़ॉरेन मिशंस के ज़रिए ठीक दुनिया हो गया। भर में इसको ये भी एक फैलाना है। इम्पॉर्टेंट पहलू है सर। अब्दुल्ला गुल साहब, बड़ी डिटेल डिस्कशन अभी आपने सुनी भी। मैं आपका ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू उस पे चाहूँगा। ऑपरेशन शाबान जारी है, 83 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं और ये सारे दहशतगर्द निकल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, पूरी दुनिया को दिख रहे हैं और सबका ही ताल्लुक जो पकड़े गए हैं कराची 27 जून को गुलिस्तान जौहर में वाक़ रेंजर्स कैंप ऑफिस के मामले में जितने दहशतगर्द थे, कुछ मारे गए, एक पकड़ा गया, उनके सहूलतकार मुकम्मल नेटवर्क पकड़ा गया और आपने सबके बयान सुन भी लिए हैं। कोई हमें बईद भी नहीं था कि अफ़गानिस्तान से नहीं होंगे, हमें पता था क्योंकि वो भारत में जिस तरह उनका वज़ीर जाके खुश हो रहा है, उसको वो अपनी धरती लग रही है, तो हमें अंदाज़ा था। लेकिन सर दहशतगर्दी एक बार फिर पैचेस के साथ बार बार हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और हमारी अफवाज वहाँ पे फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं। जिस आदमी ने आज से 11 साल पहले ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो इंडियन नेवी के अंदर कमांडर बैठा हुआ है कुलभूषण यादव, उसका फैसला क्या हुआ, मैं वो पूछना चाहता हूँ। उसके हवाले से उसने तो सारे नाकाबिले तरदीद सबूत तो शवाहिद मौजूद थे, तो क्या आलमी दुनिया ने ये अब मामला हल कर दिया? जबकि उसके मुकाबले में जब बॉम्बे अटैक्स हुए तो अजमल कसाब समेत तमाम को उन्होंने मौत की सजा सुना के फारिग कर दिया। अब आ जाते हैं ऑपरेशन शाबान। क्या ये पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन शाबान? तो ये ऑपरेशन शाबान पहला नहीं है। क्या हकीकत नहीं है अरसलान साहब कि 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं ऑपरेशन होते हुए? हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। और पिछले 10 साल में तो बल्कि 13-14 साल के अंदर जब से नेशनल एक्शन प्लान मारद वजूद में आया था, तब तक तो ऑपरेशन बेतहाशा तेज हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो चुके हैं इसको। तो फिर क्या हुआ? मैं ये देखें, चंद चीजें हैं बड़ी सख्त जो मैं बोलने वाला हूँ। पहली बात यह है कि हमें अपनी दाखिला पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा लेना पड़ेगा, ये नाकाम है।
दूसरी जानिब खारजा पॉलिसी के ऊपर बात करनी पड़ेगी, जो बलूचिस्तान के हवाले से और इंटरनेशनल पावर्स को दोस्त बनाते हैं, जो दोस्ती के नाम के ऊपर आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। एक तरफ $40 मिलियन हफ्तावार अमेरिका दे रहा है तालिबान हुकूमत को, तो दूसरी तरफ $7.25 बिलियन का असला वहां छोड़ गया है। और ऑपरेशन शाबान में असॉल्ट राइफल्स तमाम की तमाम जो है वो अमेरिकन A4 पकड़ी गई हैं और उनकी बड़ी तादाद पकड़ी गई हैं। तो क्या ये अब एक बात बनती नहीं है? मकसद ये है कि कश्मीर के अंदर गिलगित अपना जो बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जारी है। कब तक हम ये बोलते रहेंगे फितनातुल हिंदुस्तान, फितनातुल खवारिज? फितनातुल शैतान मौजूद हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा। जो मुराद लेते हैं, जो पॉलिटिशियंस का लिबादा ओढ़े बैठे हुए हैं, जो वहां काम नहीं करने देते, नेशनल एक्शन प्लान को मुकम्मल काम नहीं करने देते, उसके ऊपर अमल पैरा होने से लैतोलाल से 13 साल से काम ले रहे हैं, जिसके नतीजे में बिलियंस ऑफ डॉलर का हमें नुकसान और हमारी हजारों कीमती जानों का नुकसान हुआ। ये आप मुझे ये बताएं कि आप कब तक इस बात के, आपको इस सिस्टम के अंदर अगर आपने कोई आप ऑपरेशन करना है तो आपको इसके लिए चाहे पाकिस्तान में इमरजेंसी लगानी पड़े, आपको बलूचिस्तान की हुकूमत को हटा के गवर्नर राज करना पड़े, डू वट एवर यू विश टू, जरूर करें। लेकिन अगर आपने इसी अंदाज में इन्हीं लोगों के साथ जो SHO की मार थे, फलाने थे, ढिमकाने थे, अगर इनके साथ आपने चलना है जिनकी प्रायोरिटीज में ये नहीं है कि कश्मीर जल रहा है, 1 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन वजीर आजम आजाद कश्मीर वहां नजर नहीं आ रहे, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं रही। एक दफा अब खुदा न खाता, और आपकी मेरी ये बात भी होती रही कि कश्मीर के अंदर खुदा न खाता अगर भारत ने शुरू कर दिया तो आपके लिए मुसीबत। और आज का जो वाकया इंतहाई अफसोसनाक, जो मर्जी आप कह लें, लेकिन भारत है पीछे। लेकिन मसला अरसलान साहब यहाँ खत्म नहीं होता। यहाँ बात अब दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं है, अब ये ग्रेट गेम चली गई है। ये ग्रेट गेम के अंदर अमेरिका भी शामिल है, इसके अंदर कुछ अरब ममालिक भी शामिल हैं, इसके अंदर अफगानिस्तान और इंडिया और इजराइल भी शामिल है। अभी ये मौलवी उमरी जो था, उसने अताउल्ला उमरी, उसने जाके क्या कहा, मेरा DNA वो है। खुदा का खौफ करो, तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि तुम वहां जाके कुतुबुद्दीन ऐबक का, अहमद शाह अब्दाली का, शेर शाह सूरी का, उन लोगों के नाम के ऊपर तुम धप्पा लगा रहे हो कि तुम्हारा और काफिरों का DNA एक है। और वो जो कहता है आगे, जिसका DNA उसने मिलाया अपने साथ मोदी का, वो मोदी कहता है मेरा फादरलैंड इजराइल है, और इजराइल किसका बगल बच्चा है वो आप नहीं जानते। तो भाईजान ये 4 अलिफ हैं आपके सामने जो आपके खिलाफ नबर्द आजमा हैं। इसीलिए मैंने कहा आपको, और तीसरी बात यह है कि आपको अपने ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी। आपको किसी तीसरी पार्टी से अपने अंदर की कोताहियों का, जो आपके फेलियर्स हैं या आपकी जो भी वजूहात हैं, वो असेसमेंट करवाएं। तब अगर हमने ये मीनिंगफुल काम करना है फिर तो और बात है। मुल्क के सियासतदान एक पेज के ऊपर नहीं है। मुल्क के अंदर जो है, अभी अनवर रजा साहब ने बोला कि जी हमें फायदा उठाना चाहिए था। अनवर रजा साहब से मैं सवाल पूछता हूँ, मेरे बड़े मोहतरम है, बहुत मैं इनसे अकीदत करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो अनवर रजा साहब ने या अब्दुल्ला गुल ने या अरसलान साहब ने या ब्रिगेडियर साहब ने फायदा लेना था? ईरान के साथ तिजारत जब खुल रही थी, जब उसके ऊपर तेल की पाबंदियां खत्म हुई थी, आपका बॉर्डर भी वहां साथ लगता है, आपको हुर्मुज की भी जरूरत नहीं थी, आपने क्यों नहीं किया? ये बात है सवाल। ठीक हो गया अब्दुल्ला गुल साहब। किया है कि जाके आप इसके ऊपर आवाज ना उठाएं। आपको किसने मना किया है कि आप इन 100 के करीब जो सियासतदान वहां बैठे हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर, जो खामोश होकर जबान बंद करके बैठे हुए हैं, जो किसी के ऊपर बात नहीं करते? बलूचिस्तान जल रहा है, फौज कुर्बानी दिए चली जा रही है, और मौलाना ये कह रहे हैं कि जनाब हमें जो है वो ये ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, बड़ी तो तनख्वाह आप ले लें और आप अपने प्यारों को जो है वो भेज दें शहादत के लिए। ये नहीं हो, ये बुरी बात है। मैं मौलाना का एहतराम करता हूं, लेकिन इस बात पे मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं। ठीक हो गया। अनवर रजा साहब प्लीज, आप कुछ कह रहे थे, मैं चाहूंगा जरा। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। देखिए, अगर हम हकीकत पर जाएं तो मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए आपको सफारती बर्तरी हासिल हुई और आपका डिफेंस आपने मार्का हक में बताया। अब ये बात दुरुस्त है कि ये जो मौजूदा सियासी हुकूमत है, ये उसका काम है कि इन दोनों अपॉर्चुनिटी के जरिए वो सिफारती बर्तरी को अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करे। ये देखिए ना,
ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है। उनका जो काम था उन्होंने कर दिया और अब भी वो अपनी सफारती सतह पर हैसियत को नुमाया करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। अब आते हैं बलूचिस्तान की तरफ। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि बलूचिस्तान में जहाँ पे ऑपरेशन अब से तो जारी नहीं, ऑपरेशन इससे पहले 2 दहाइयों से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऑपरेशन के साथ-साथ मैं ये समझता हूँ कि हमें वहाँ पर कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारी सियासी हुकूमत, वो जो सूबाई हुकूमत है, वो बुरी तरह नाकाम है। वफ़ाक़ी हुकूमत की वो प्रायोरिटी नहीं है बलूचिस्तान, जो कि होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन डेफ़िनेटली ये बात जब आप किसी अवामी ओहदे पर हैं, तो हमने उन्हीं से ये सवाल करना है, उन्हीं से ये पूछना है। आप जो हुकूमत में तब्दीली की बात करते हैं वज़रा की, फिर शायद यही वजह है कि आप इंतज़ामी तौर पर इतने नाअहल और नालायक हैं कि आपके वज़रा काम नहीं कर पा रहे, या तो इनकॉम्पिटेंट है वो, या उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, या फिर वो अपने कोई और अदर देन गवर्नमेंट अमूर के इक़दामात की तरफ लगे हुए हैं। यही वजह है कि फिर हुकूमतों की तब्दीलियों की बात की जाती है। देखिए, ये सारा काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करना। आपकी जमहूरी हुकूमत है, आपको अपनी दौरे हुकूमत में जमहूरियत तो याद आती है, इंसानी हकूक भी याद आते हैं, आपको पार्लिमान की बालादस्ती भी याद आती है, आनी भी चाहिए। लेकिन फिर आपको अवाम का दुख हाँ जी, दर्द भी जो देखना हुकूमत होगा की कि ये ज़िम्मेदारी है वो बात तो दुरुस्त है। हुकूमत ने अदा करनी है। असलान मुझे एक आर्म बात कहने फोर्सेस दीजिएगा, अपनी ये बात जानों का दुरुस्त है नजराना कि पेश कर रहे हैं, लेयर्स बना रखी हैं जी, उन्होंने आवाम को सेव करने की, वो हमें भी नजर आ रहा है। वो अपना काम जी। कर रहे हैं, एक के बाद एक लेयर पे वो अपना काम कर रहे हैं। ये काम अब सियासी लोगों का है कि कब उतरना है भाई उन्होंने अरसलान, मैदान में, देखिए कब ना, ये काम। आप मुझे अपने एक प्यारों ब्रेक को पे भेजिए ना, आप 10 लाख तनख्वाह लीजिए और शहादत के लिए भेज दीजिए अपनी फैमिली को। ऐसी तरफ इस तरफ कोई नहीं देखेगा। देखिए, जिनके माओं के, बहनों के, बेटियों के, बीवियों के शौहर चले जाते हैं, जिनके अजीज चले जाते हैं, शहादत देते हैं, वो किसके लिए देते हैं? इस मुल्क, इस कौम के लिए देते हैं। ये नजरिया, ये क्या है मुझे बताएं। शहादत देखें, बड़ा कह देना बड़ा आसान है, लेकिन बॉर्डर्स पर जब ये लोग, हम चैन की सर नींद बहुत सो रहे होते मुश्किल हैं, में हमारी रहना है, हिफाजत कर रहे होते हैं, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करते बहुत हैं, मुश्किल में मातहत रहना है। उसकी वाज़ेह मिसाल है। तो फिर हमें आपका मुल्क सर ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह नाजुर्मा और सेफ ऐसे हाथों में है। नामुनासिब आपका बयानात मुल्क देने से सेफ हाथों में मेरी है। ज़रूरत है। आपने देखा लीबिया के साथ क्या हुआ, आपने देखा शाम में क्या कुछ हुआ। जहां पर फौज ताकतवर होती है तो वहां पर वो मुल्क बड़े सुकून में होता है, वहां के बच्चे सुकून से सोते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस है कि 10 मई की रात को जो थप्पड़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज ने भारत को मारे, उसके बाद पूरी दुनिया में वाह वाह हुई, उसका आज हम समर उठा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। जरा नेशनल एक्शन प्लान इस वक्त ज़रूरत क्या है, क्या मरबूत जामे पॉलिसी की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने तनकीदी बातें भी की हैं, कुछ कर क्या सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत ज़्यादा आप सारे लोगों ने मुख्तलिफ पहलुओं पर बात भी की है। जो सिचुएशन है, मैं चाहूँगा ज़रा हम ब्रीफली शॉर्टली कुछ ऐसे पहलू जो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये सारा कुछ हो रहा है, हम बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग देख रहे हैं। कराची में उसका बरमला कई बार इजहार हो चुका है। अभी भी ये दहशतगर्द, इनके सहूलतकार जो पकड़े गए हैं, केपी की सूरत हाल बिल्कुल ही अबतर है, उसकी एक अलग सिचुएशन है, हम उस पर अलग बात भी कर सकते हैं। लेकिन अभी नेशनल एक्शन प्लान, सूबों में कोऑर्डिनेशन, ये काम तो सियासी लोगों का है। इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? क्या दोबारा नेशनल एक्शन प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए? इस्लाम ब्रीफली और शॉर्टली तो कोई बात नहीं हो सकती। इसी की जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन से हल नहीं होगी। बारहा ये कहा गया, ये याद रखिएगा, राइडर क्लॉज है कि पाकिस्तान फोर्सेस पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान आर्मी हो गई, पुलिस देखिए जिस तरह अपनी जानों को नजराने पेश कर रही है, एफसी का परफॉर्मेंस देखिए, रेंजर्स की परफॉर्मेंस देखिए। लेकिन आप देख ही रह गए हैं कि आप पेशावर से लेकर कराची तक चले जाइए, आप चांगी चले जाइए, जहाँ पे दहशतगर्द आते हैं वहाँ पे वो गश्त करते रहते हैं, 2 घंटे 3 घंटे वापस चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आर्मी, एक कन्वेंशनल वॉर लड़ना बड़ा आसान होता है। कन्वेंशनल वॉर में एनिमी आपके सामने खड़ा होता है, ये एसिमेट्रिक वॉर है। इसके अंदर जितने भी, अगर आप बलूचिस्तान का टेरेन देखें या इवन आप केपीके का एजेंसीज का टेरेन देखें, वो सारे पहाड़ी इलाके, रगेड माउंटेन्स हैं। उनके अंदर, रगेड माउंटेन के अंदर जो डिफाइल्स होते हैं, जो केव्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं जो दहशतगर्द होते हैं या इस किस्म की जो जंग के अंदर जो लोग लड़ रहे होते हैं। तो वो तो काइनेटिक ऑपरेशन तो अभी आपने फौज ने देखा, और ये बड़े अरसे से जारी है। 1973 की इंसर्जेंसी हुई थी, याद रखिएगा, हमने वो 3 साल की इंसर्जेंसी बलूचिस्तान के अंदर लड़ी थी। लेकिन उसमें एडवांटेज ये था कि हमारे पास लेटेस्ट हथियार थे, उन लोगों के पास पुराने हथियार थे। दूसरी बात ये थी कि वो एजेंसी जो इंसर्जेंसी थी वो महदूद रही थी या रूरल एरिया तक, यानी वो कलात के अंदर हुई, या उसके बाद आप आए तो कोलू, बावन, डेरा बुक्ती, फजल, मरी बुक्ती एरिया में हुआ। वो आपके शहरों में नहीं आई थी, वो क्वेटा में नहीं आई थी, वो ज़ियारत में नहीं आई थी, वो जोब में नहीं आई थी। इसलिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ शुमालान, फिर उन्होंने हथियार फेंके, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उधर गए। हालांकि उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास कोई लॉजिक नहीं था कि आप अकबर मुफ्ती की हुकूमत को फारिग कर।
आपकी जो गलतियां हैं ना, वो जो पॉलिटिकल मिस्टेक्स और एक डोमिनेशन का, एक हेजेमनी का, जो हमारी जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है ओवर अ पीरियड टाइम मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं, तो जो फौजी हुकूमतें भी हैं, इनका जो एक हेजेमोनिक डिजाइन है, आप सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि सोचना ये पड़ता है कि 336 की आपकी असेंबली है, फेडरल असेंबली, उसमें आपके 20 सीटें हैं आपकी बलूचिस्तान की। पावर शेयरिंग में आपने कितना बलूचिस्तान को इन्वॉल्व किया? वो भी बलूचिस्तान वाले ये कहते हैं कि जो 20 सीटें पे आप हमें जो है उसके लिए आप अपने ही बंदे वहां नॉमिनेट कर देते हैं। चले, बलूचिस्तान कितना बड़ा लैंड मास है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान के अंदर कितने लोग, पॉपुलेशन कम है, आप लैंड मास के जरिए सीटों को बढ़ा दीजिए ताकि उनकी ग्रीवियंस और इस तरह बेताशा चीजें जो पॉलिटिकली पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिवली और डिप्लोमेटिकली वो करने की जरूरत है। आपको अपना दायरा इख्तियार ठीक हो गया। बढ़ाने की जरूरत ये है। अगर एक तो आप ये इम्पोर्टेंट, आपका समझते हैं पॉइंट कि इम्पोर्टेंट है एक ब्रिगेड दिन साहब। आप जाके एपेक्स कमेटी का इजलास करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आ जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे कतर कहीं चले जाएंगे और उसके बाद बलूचिस्तान के, आपकी सीरियसनेस नहीं है पॉलिटिकल गवर्नमेंट की फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट ऑफ बलूचिस्तान। ठीक हो इसके गया। लिए आपको मैं कुछ लोगों को शामिल करना पड़ेगा, कोई ठीक हो गया। वर्किंग ग्रुप बनाने पड़ेंगे, कोई थिंकिंग बॉडीज बनानी पड़ेंगी, लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, बलूचिस्तान हुकूमत के लोगों को और काम करना पड़ेगा, आपको एक नैरेटिव जनरेट करना पड़ेगा। वहां के तालीमी अदारों में एंटी पाकिस्तान थीसिस पढ़ाया जा रहा है, किसी हुकूमत ने कोशिश की है कि उस थीसिस को किसी सिलेबस के जरिए काउंटर करे। ये ठीक यार हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल बलूचिस्तान पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, दिल है पाकिस्तान का, उस पर तवज्जो दीजिए। काइनेटिक ऑपरेशन जारी रहेंगे, ठीक हो गया इंटेलिजेंस ब्रिगेड बेस्ड साहब, चूंकि वक्त ऑपरेशन कम है, मैं चाहूंगा जरा अब्दुल्ला गुल साहब सर, ऑपरेशन शाबान जारी है, क्या हम ये फैक्चुअली देखते हैं कि इसके बाद हम नेटवर्क भी तोड़ते हुए देखेंगे? ये जो दहशतगर्दी के हैं, काफ़ी हद तक सफाया तो शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने, तो ये जब अपने आखिरी मराहल में होगा, हमने वजीरिस्तान को भी क्लियर, सबसे मुश्किल और टफ जॉब थी, क्लियर करते हुए देखा अफवाज पाकिस्तान को, टाइम लगा लेकिन कर दिया, तो यहाँ भी यही होने जा रहा है। ये यहाँ होगा, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए बहुत सारे आपको रिसोर्सेज चाहिए हैं, आपको लोकल सपोर्ट चाहिए है। वज़ीरिस्तान कंट्रोल तो हुआ, लेकिन क्या मुकम्मल ख़ात्मा हो गया? तो वो तो नहीं हुआ। वहाँ भी अभी दहशतगर्दी तो मौजूद है, आपके सामने है, रोज़ाना होती है। और ये भी रियलिटी है कि इस टाइम पे असर की नमाज़ के बाद कुछ ऐसी जगहें हैं, जहाँ फ़जर तक पुलिस नहीं जा सकती। और हम ये भी देखते आए हैं कि अभी रिसेंट पेशावर के मज़ाफ़ात के अंदर दहशतगर्द बाकायदा अपनी कार्रवाइयाँ करते नज़र आए। इसी तरीके से डीआई खान का इलाका है, बड़ा तो सर वो तो वल्नरेबल केपी इलाका गवर्नमेंट, है। वही तो प्रॉब्लम है, वहां भी बैठी गवर्नमेंट का यही मसला है। तो यही मैं आप तो और वो ब्रिगेडियर साहब भी तो यही बात कर रहे थे ना कि अगर आप, मैंने तो शुरू में ही कह दिया कि अगर आपने मुल्क को ठीक करने जाना है, तो अगर आपने इसी निज़ाम के साथ चलना है। आप ये देखें, डॉक्टर मालिक को आपको याद होगा कि जब वो वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तो हालात कुछ और थे, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं थे डॉक्टर मालिक। इस वजह से डॉक्टर मालिक तो चलो तब्दील हो गए। अब तो चलें सब ठीक है ना, अब तो बेहतरीन चल रहा है। तो आपने डायलॉग किससे करना है? कौन करेगा डायलॉग जाके? बलूचिस्तान के, ये हम बलूचिस्तान पे प्रोग्राम कर रहे हैं, अरसलान खोखर साहब। ब्रिगेडियर साहब का ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। मेरा ताल्लुक कहाँ से है? पिंडी से। अनवर रजा साहब कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? ये यहाँ से ताल्लुक नहीं रखते। तो मुझे बताएं, बलूचिस्तान के ऊपर प्रोग्राम किया है, क्यों नहीं आया बलूचिस्तान का कोई और? हम्म बस सीधी सी जवाब है इसका। बलूचिस्तान में ये खाते हुकूमत का है, मुराद हुकूमत की लेते हैं, सियासत हुकूमत के नाम पर करते हैं, पोर्टफोलियो हुकूमत के लेते हैं, और जब जरूरत होती है तो उस टाइम पे ये आगे कहीं नजर नहीं आते। ठीक हो गया और सर। यही इनका, क्योंकि ये, मुझे कहने दीजिए इस बात को, कि इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बीएलए के सहूलतकार हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बीएलए को बकायदा भत्ता देते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, अनवर रजत साहब, बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।